हेलो स्टूडेंट्स, आज EE2004 में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टॉर्क्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में किस प्रकार के टॉर्क लगते हैं और उनका क्या अर्थ है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसा कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC की बात करें तो उसमें मूवमेंट के लिए 3 प्रकार के टॉर्क उसमें लगते हैं: डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क व डैम्पिंग टॉर्क। यानी कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो टॉर्क्स लगते हैं वो ये 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों टॉर्क का जो बैलेंस होता है वो हमें जो भी मेजर्ड वैल्यू है वो दिखलाता है। अब हम विस्तार में देखेंगे इन टॉर्क्स के बारे में। सबसे पहले जैसा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अर्थ क्या है? यह टॉर्क जो है यह पॉइंटर को उसके जीरो पोजीशन से जो भी रीडिंग हमें डिजायर्ड है, जो भी रीडिंग हमें चाहिए, उस रीडिंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। अर्थात दिस टॉर्क मेक्स द पॉइंटर मूव अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन टू द डिजायर्ड रीडिंग। जीरो पोजीशन से पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई रीडिंग तक पहुंचना होता है, कोई ना कोई रीडिंग रिक्वायर्ड होती है। उस रीडिंग तक पॉइंटर को मूव करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम में आता है। यानी कि पॉइंटर जब कोई आउटपुट नहीं चाहिए हमें, जब हम मेजरमेंट नहीं कर रहे, तब हमारा पॉइंटर जीरो पोजीशन पर रहेगा। उस जीरो पोजीशन से उसको डिजायर्ड रीडिंग तक पहुंचाता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दूसरा है यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क। यह जो टॉर्क है यह डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा जो पॉइंटर मूव हुआ है उसके द्वारा जो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन है जो हमको नहीं चाहिए उसको कंपनसेट करने का काम कंट्रोलिंग टॉर्क का होता है। एक बार जब पॉइंटर अपने जीरो पोजीशन से मूव करता है, आगे बढ़ता है, तब हमें डिजायर्ड रीडिंग तक ही उस पॉइंटर को रोकना होता है। यानी कि उसे उस रीडिंग तक कंट्रोल करना होता है ताकि वो वही रीडिंग हमें दे। तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन है उसको कंपनसेट करेगा यह कंट्रोलिंग टॉर्क। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट द एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन मेड बाय द पॉइंटर ड्यू टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तीसरा है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का अर्थ यहाँ पे है कि पॉइंटर को वापस से जीरो पोजीशन पर लाने का कार्य डैम्पिंग टॉर्क के द्वारा होता है। एक बार पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो गया, हमें डिजायर्ड रीडिंग मिल गई। जब वो रीडिंग हमें मिल जाती है उसके बाद जब मेजरमेंट का कार्य खत्म हो जाता है तो उसके बाद से पॉइंटर को दोबारा जीरो पोजीशन पर लाने का कार्य डैम्पिंग टॉर्क का होता है। डैम्पिंग टॉर्क कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ टॉर्क रिस्पॉन्सिबल पॉइंटर to come to an equilibrium position that is at rest in the scale without oscillating to give accurate reading। अगर डैम्पिंग टॉर्क नहीं होगा सिस्टम में तो इससे क्या होगा कि जो हमें डिजायर्ड रीडिंग चाहिए उस पर पॉइंटर पहुंच तो जाएगा डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग के टॉर्क के माध्यम से, लेकिन बार बार वह रीडिंग फ्लक्चुएट करता रहेगा, वो पॉइंटर मूव होता रहेगा, ऑसिलेट होता रहेगा। उस पॉइंटर को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि बैलेंस पोजीशन पर लाने का कार्य डैम्पिंग टॉर्क करता है। अब हम जो PMMC इंस्ट्रूमेंट हमने जो लिया है, इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर हम ये 3 प्रकार के टॉर्क्स पढ़ रहे हैं, उसका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है आपके सामने। किस प्रकार एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल की इसका वर्किंग और इसका प्रिंसिपल हम समझ सकते हैं। ये तीनों टॉर्क इसमें लगते हैं, जैसा कि इसमें पॉइंटर दिखाया गया है, स्केल दिखाई गई है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो कोर है जिसकी वजह से मेजरमेंट हम करते हैं, जो इसका प्रिंसिपल है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में। तो यह एक उसका डायग्राम यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में विस्तार में थोड़ा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या जो ऑपरेटिंग फोर्स है जो कि पॉइंटर को उसके जीरो पोजीशन से मूव करने का कार्य करता है, यह जो फोर्स है इसके कारण जिस सिस्टम में यह फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या मूविंग सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग सिस्टम और मूविंग सिस्टम। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ये बहुत तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका बेसिकली डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो है किसी इंस्ट्रूमेंट का, वो इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार जो भी इलेक्ट्रिकल करंट या पोटेंशियल हम दे रहे हैं इनपुट में, उसको मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है, जिससे कि पॉइंटर मैकेनिकली मूव होता है जीरो पोजीशन से आगे की तरफ। उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम जो है एक प्रकार से यह इट एक्ट एज अ प्राइम मूवर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के लिए एज अ प्राइम मूवर यह काम करता है। डिफ्लेक्टिंग और मूविंग सिस्टम का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या क्या इसमें भाग होते हैं।
पहला, इसमें मूविंग पार्ट्स जो है वो लाइट होने चाहिए जिससे कि इजीली हमारा पॉइंटर मूव कर सके डिफ्लेक्शन से। दूसरा, इसके जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, इसमें जो फ्रिक्शनल लॉसेज हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं वो कम से कम होने चाहिए जिससे कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। यह जो है यह फुलफिल होती है इन ऑर्डर दैट पावर रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स ऑपरेशन स्मॉल। जो ऑपरेटिंग पावर है वो कम होनी चाहिए। डिफ्लेक्टिंग सिस्टम को हम लाइट से लाइट रख सकते हैं। किस प्रकार? जैसे कि हमने बोला कि इसके मूविंग पार्ट्स लाइट होने चाहिए, तो हम इसके लिए एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। और फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम रखने के लिए दीज आर रिड्यूस बाय यूजिंग अ स्पिंडल माउंटेड बिटवीन ज्वेल बेयरिंग्स एंड बाय केयरफुली बैलेंसिंग द सिस्टम सपोर्टिंग द मूविंग एलिमेंट। जो सिस्टम पूरे मूविंग एलिमेंट को सपोर्ट कर रहा है उसको अच्छे से बैलेंस करना और स्पिंडल यूज करके हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को कम रख सकते हैं। जो फोर्स या जो टॉर्क डेवलप्ड होता है इसके मूविंग एलिमेंट के कारण, ये ज़रूरी है कि ये कम से कम हो, सो दैट जो इंस्ट्रूमेंट का जो पावर कंजप्शन हो रहा है वो कम हो और जो हमें पावर लग रही है, जो हमारा पावर कंज्यूम हो रहा है सिस्टम में, वो कम हो। सो दैट द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सेकेंड पैराग्राफ में है, द फोर्स और टॉर्क डेवलप बाय द मूविंग लग रही है, जो हमारा पावर कंज्यूम हो रहा है सिस्टम में, वो कम हो। सो दैट द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सेकेंड पैराग्राफ में है, द फोर्स और टॉर्क डेवलप बाय द मूविंग एलिमेंट of an electrical instrument is necessarily small in order that the power consumption of the instrument be kept low, so that the introduction of the instrument into a circuit may cause a minimum change in the existing circuit conditions. और लो पावर लेवल से क्या होगा? बिकॉज ऑफ लो पावर लेवल्स द कंसिडरेशन ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ सपोर्टिंग द मूविंग एलिमेंट बिकम्स ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। और ऑपरेटिंग फोर्सेस कम होने के कारण हमारे फ्रिक्शनल फोर्सेस कम होंगे जिससे कि हमें एक्यूरेट मीटर रीडिंग मिलेगी और हमारा सिस्टम रिलायबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है कंट्रोलिंग टॉर्क। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डायल या पॉइंटर हम यूज करते हैं रीडिंग को डिस्प्ले करने के लिए। तो ड्यू टू दिस कंट्रोलिंग टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द करंट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। तो जो करंट जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, जो पॉइंटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा पॉइंटर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती मैग्नीट्यूड के होगा। यह जो सिस्टम है, यह कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस जो कर रहा है, इसे हम कंट्रोलिंग सिस्टम कहते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम के दो फंक्शन यहाँ दर्शाए गए हैं। पहला, टू प्रोड्यूस अ फोर्स इक्वल एंड अपोजिंग टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एट द फाइनल स्टडी पोजिशन ऑफ द पॉइंटर। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, वही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कंट्रोलिंग सिस्टम का फंक्शन होता है प्रोड्यूस करना। इक्वल एंड अपोजिट मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फोर्स है उसी के समान फोर्स प्रोड्यूस करना, व उसके अपोजिट, विपरीत अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करना। अपोजिट का, इक्वल एंड अपोजिट का अर्थ यहाँ पे ये है कि टी डी बराबर टी सी। टी डी यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और टी सी जो है वो कंट्रोलिंग टॉर्क है। तो टी डी बराबर टी सी यहाँ पे मतलब ये है कि दोनों इक्वल होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जिससे कि क्या होगा, जब हम रीडिंग ले चुके होंगे तो वो वापस से डिफ्लेक्टिंग पॉइंटर को कंट्रोल करके उसे वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाएगा। In order to make the deflection of the pointer definite for a particular magnitude of current, एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड के लिए उसके पॉइंटर को कंट्रोल करके रखेगा। कंट्रोलिंग सिस्टम के एब्सेंस में क्या होगा? तो पॉइंटर विल शूट बियॉन्ड द फाइनल स्टडी पोजीशन फॉर एनी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड थस द डिफ्लेक्शन विल बी इनडेफिनिट। कंट्रोलिंग सिस्टम अगर नहीं होगा, हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क अगर नहीं होगा सिस्टम में, तो उससे क्या होगा? पॉइंटर एकदम से शूट करेगा फाइनल स्टडी पोजीशन, यानी कि जो हमें डिजायर्ड रीडिंग है, जो हमें फाइनल स्टडी जो पोजीशन है सिस्टम की, उसके बियॉन्ड, उसके आगे चला जाएगा पॉइंटर और मैग्नीट्यूड ज़्यादा दर्शाएगा करंट का, जो हमें चाहिए वो नहीं, कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है वो इनडेफिनिट हो जाए। इनडेफिनिट मतलब उसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन हमको नहीं मिलेगी। दूसरा इसका फंक्शन है टू ब्रिंग द मूविंग सिस्टम बैक टू जीरो व्हेन द फोर्स कॉजिंग द इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग सिस्टम टू डिफ्लेक्ट इज रिमूव। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सिस्टम से हट जाएगा तो उस केस में वापस से पॉइंटर को, मूविंग सिस्टम को जीरो पे लाने का कार्य ये करता है। कंट्रोलिंग सिस्टम के एब्सेंस में द पॉइंटर विल नॉट कम बैक टू जीरो। कंट्रोलिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो पॉइंटर दोबारा से जीरो पोजीशन पर नहीं आएगा करंट रिमूव होने के बाद भी, यानी कि करंट रिमूव होने के बाद भी कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होने से पॉइंटर जीरो पे नहीं आएगा और वो फाइनल स्टडी पोजीशन के बियॉन्ड रहेगा। इस कारण जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो ज़रूरी है सिस्टम के लिए स्टडी पोजीशन पर लाने के लिए। कंट्रोलिंग टॉर्क जो है सिस्टम में जनरली स्प्रिंग्स के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है।
अब हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम में कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग सिस्टम में किस प्रकार से हम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क विच आर यूज्ड फॉर सच अ माउंटेड सिस्टम। दो प्रकार से कंट्रोलिंग टॉर्क हम दे सकते हैं। पहला है ग्रेविटी कंट्रोल, दूसरा है स्प्रिंग कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, एक स्मॉल वेट जो है वो रखा जाता है डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से अटैच करके। इस वेट की जो पोजीशन होती है वो एडजस्टेबल होती है, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। दिस वेट प्रोड्यूसेस अ कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। और क्योंकि इसे हम स्मॉल वेट एक रखा जाता है ग्रेविटी डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से अटैच करके, तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण यह वेट कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसका फिगर नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पॉइंटर 0 पोजीशन पर है और इस केस में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो 0 है। अगर मान लीजिए कि हमारा सिस्टम थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है और वेट जो है वो डिस्टेंस L पर रखा हुआ है सेंटर से, तो उस केस में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा हमारा वो क्या होगा, W साइन थीटा इंटू L। यहाँ पर W जो है वो उसका वेट है जो हमने प्लेस कर रखा है, और साइन थीटा, थीटा यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग एंगल है जिससे डिफ्लेक्ट हो रहा है, और L जो है वो उस वेट का सेंटर से डिस्टेंस है। तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या बताएंगे यहाँ पे, TC बराबर, TC से हम दर्शाते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क और वो दिखाएगा TC बराबर W साइन थीटा इंटू L, यानी कि WL साइन थीटा। WL साइन थीटा को हमने यहाँ पे दर्शा दिया किलोग्राम से, एक कांस्टेंट से, केजी से, तो केजी साइन थीटा, जहाँ पर केजी बराबर WL इज अ कांस्टेंट। वेट हमें पता होगा, डिस्टेंस उसका पता होगा। तो ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू दी, इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रेविटी कंट्रोल में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी वेरीड बाय सिंपली एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ कंट्रोल वेट अपॉन द आर्म व्हिच कैरीज इट। जिस प्रकार मैंने बताया कि वेट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार हम कंट्रोलिंग टॉर्क को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का वो है स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग्स के माध्यम से। एक हेयर स्प्रिंग जो है वो मूविंग सिस्टम डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से अटैच करते हैं, जिससे ही कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है उस स्प्रिंग की, इट शुड बी नॉन मैग्नेटिक, वो नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए, मैकेनिकल फटीग से, मैकेनिकल डैमेज से प्रूफ होनी चाहिए। Where springs are used to lead current into the moving system, they should have a small sufficient to carry the current without temperature rise affecting the constant. टेम्परेचर राइज से इफेक्ट हुए बिना वो करंट को, स्मॉल करंट कैरी करने का उनमें क्षमता होनी चाहिए। दे शुड ऑल्सो हैव अ लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। स्प्रिंग कंट्रोल के लिए नंबर ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन, ब्रॉन्ज, हार्ड रोड सिल्वर और कॉपर, प्लेटिनम सिल्वर, इरिडियम, जर्मन सिल्वर हम यूज करते हैं मोस्ट एप्लीकेशन के लिए, लेकिन ज़्यादातर हम प्रैक्टिकली फॉस्फर ब्रॉन्ज सुटेबल मटेरियल है यूज़ करने के लिए, और इन सम केसेस हम ब्रॉन्ज अलॉयज भी यूज़ करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन होगा कि हम किस प्रकार स्प्रिंग कंट्रोल का क्या मटेरियल हम यूज़ ले सकते हैं। और जो हम डायग्राम की बात कर रहे थे लास्ट स्लाइड में, वो यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक एडजस्टेबल वेट अटैच, एक पॉइंट स्केल और एक पॉइंटर है जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लास्ट में हम पढ़ेंगे डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। डैम्पिंग टॉर्क इज नेसेसरी टू ब्रिंग द मूविंग सिस्टम टू रेस्ट टू इंडिकेट स्टडी रिफ्लेक्शन इन अ रीजनेबल शॉर्ट टाइम। मूविंग सिस्टम को रेस्ट पर लाने के लिए और स्टडी रिफ्लेक्शन शो करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क का होना अनिवार्य है। इट एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पॉइंटर इज इन मोशन। डैम्पिंग टॉर्क कब तक होगा, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब तक कि पॉइंटर मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है। डैम्पिंग टॉर्क के एब्सेंस में द पॉइंटर ऑसिलेट करता रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड कम्स टू स्टडी पोजीशन। दिस इज कॉल्ड अंडर डैम्पिंग। और अगर डैम्पिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है और पॉइंटर विल कम टू रेस्ट स्लोली, अगर पॉइंटर बहुत धीरे धीरे रेस्ट पर आ रहा है तो उसे हम ओवर डैम्पिंग कहेंगे। यानी कि दो प्रकार की डैम्पिंग होती है, अंडर डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग में पॉइंटर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑसिलेट करेगा, लेकिन फटाफट से स्टडी पोजीशन पर आ जाएगा। किंतु ओवर डैम्पिंग में पॉइंटर बहुत धीरे धीरे स्टडी पोजीशन पर आने की आएगा। डैम्पिंग टॉर्क के कितने प्रकार हैं? डैम्पिंग टॉर्क शुड बी ऑफ सच मैग्नीट्यूड दैट द पॉइंटर क्विकली कम्स टू इट्स फाइनल स्टडी पोजीशन विदाउट ओवरशूटिंग। डैम्पिंग टॉर्क कितना होना चाहिए कि पॉइंटर जल्दी से स्टडी पोजीशन पर आ जाए ओवरशूटिंग किए बिना। अगर इंस्ट्रूमेंट अंडर डैम्प्ड है तो मूविंग सिस्टम विल ऑसिलेट अबाउट द फाइनल स्टडी पोजीशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अगर अंडर डैम्पिंग के केस में फाइनल स्टडी पोजीशन पर आते आते जो है मूविंग सिस्टम जो है उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहेगा, कम होता रहेगा, एंड इट विल टेक सम टाइम बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। जब मूविंग सिस्टम बहुत जल्दी मूव्स रैपिडली
बट स्मूथली टू इट्स फाइनल पोजिशन द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी क्रिटिकली डैम्प। अगर बहुत स्मूथली लेकिन और बहुत जल्दी अगर मूविंग सिस्टम अपनी फाइनल स्टडी पोजीशन पर आ रहा है तो उसे हम क्रिटिकली डैम या फिर डेड बीट कहेंगे। अगर डैम्पिंग टॉर्क जो है क्रिटिकल डैम्पिंग से जो रिक्वायर्ड हमें उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस